जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित लक्ष्कर। सुनिए, मैं आपका शिक्षक हूँ। मेरे पास आके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आपने मुझ पे भरोसा नहीं करा तो बिलीव मी, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ मुझ पे भरोसा करें। मैं जैसे जैसे आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ उसको समझें। 1-1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा क्या होगा? आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बायोलॉजी से 50% जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी से, उसका 50% पोर्शन इस वीडियो में करा रहा हूँ मैं। कैसे? आपकी बुक के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं बॉक्स के अंदर, आपने देखे होंगे, या फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में ज़्यादातर, उन सभी में फिजिक्स की वीडियो आएगी, केमिस्ट्री की वीडियो भी आएगी और बायोलॉजी की आ चुकी है, आप देख रहे हैं उसको। ठीक है, वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं बुक के बीच में, 50% क्वेश्चन की चांसेस हैं कि वहीं से आएंगे। समझे? आपके सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म जो भी आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें मेरी गारंटी है कि उनमें भी ये वाले क्वेश्चंस आए होंगे। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे अपनी, अभी वन आगे वीडियो करेंगे तो देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी अपने एग्ज़ाम्स में देख चुके हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चंस आते हैं। मैं क्या बोल रहा था? आपको मुझ पे भरोसा करना है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपके सारे क्वेश्चंस जो आपकी बुक के बीच में दिए हैं, सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप देखते हैं कि सर बहुत सारे अलग अलग तरह से क्वेश्चन देख लेते हैं, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क के साथ साथ। समझे? स्मार्ट वर्क क्या है? जो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली दिए हुए हैं बुक में, उनको तो पहले सॉल्व करो। तो सारे क्वेश्चन अपन समझेंगे चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और भरोसा रखिए, अगर मुझ पर भरोसा नहीं करा तो पता है ना, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मेरे पास आए हो मोक्ष की प्राप्ति के लिए। सर इस पीड़ा दुख दर्द से निकालिए, बोर्ड एग्ज़ाम के कष्टों से, पेरेंट्स के ताने, माता पिता के चप्पल जूते, सर इन कष्टों से हमें निकालिए। मैं हूँ ना, मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ प्रोसेस से। चैप्टर 1 बायोलॉजी, क्लास 10th, लाइफ प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वाई इज डिफ्यूजन insufficient process to meet the oxygen requirement of multicellular organism। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन, उनके अंदर जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए डिफ्यूजन एक इनसफिशिएंट प्रोसेस क्यों है? देखो, सारी जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एनवायरनमेंट से। ऑल दी सेल्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनवायरनमेंट। और डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट? हम कौन कौन से क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि बताने के लिए कि वही कोई चीज़ अलाइव है या नॉट, अलाइव है या नहीं है। ये पेन है, ये अलाइव है या फिर मरी हुई है। ट्री है, वो अलाइव है या मरा हुआ है। हम कैसे, कौन से क्राइटेरिया हैं जो कि अगर कोई थिंग फुलफिल कर देती है तो फिर वो एक लिविंग थिंग कहलाती है। ठीक है, समझ गया ना क्वेश्चन? लाइफ प्रोसेसेस जो कि एसेंशियल हैं हमारी लाइफ के सर्वाइव करने के लिए, वो वाली प्रोसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है। और एक और प्रोसेस है ब्रीदिंग। मैंने जब क्वेश्चन इसको गूगल पे सर्च करा था तो मुझे ब्रीदिंग भी दिखाया, और ब्रीदिंग होना भी चाहिए। रेस्पिरेशन को सपोर्ट करने वाली प्रोसेस है ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग नहीं होगी तो फिर वो समथिंग जो भी चीज़ है वो अलाइव नहीं होगी। ठीक है, समझ गया ना ये चारों पांचों प्रोसेसेस? फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? देखो, ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन से आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हमें नहीं दिया हुआ कि फिश या फिर ह्यूमन या फिर कोई भी ट्री वगैरह, हमें कुछ नहीं दिया हुआ। हमें सिर्फ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिख के दिया है। तो देखो, सर्वाइवल के लिए और सस्टेन रहने के लिए वो कौन कौन से रॉ मटेरियल लेता है एनवायरनमेंट से, जैसे कि फूड, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, सिर्फ आपको इतना लिखना है। व्हाट आर प्रोसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? देखो, लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हमें एसेंशियल हैं कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये वाली प्रोसेस होनी चाहिए, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है। अब बाद में एक और चीज़ आती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्यों? देखो, अगर आप न्यूट्रिशन कर रहे हो ठीक है, रेस्पिरेशन कर रहे हो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो ठीक है, एक्सक्रीशन कर रहे हो ठीक है। अब
मूवमेंट कैसे करोगे? मुझे ये पेन उठानी है, मैं मूवमेंट के मुझे कंट्रोल कंडीशन होना चाहिए ना मेरा, ताकि मैं अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकूँ। क्वेश्चन पढ़ो, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, यानी आपको अपनी लाइफ चलाने के लिए, जीने के लिए आपको ये वाली चीज़ें भी तो होनी चाहिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और रिप्रोडक्शन आपके लिए नहीं, पर आपकी जो पूरी स्पीसी है, आपकी जो स्पीसी है, मतलब जो आपका जो हम सारी ह्यूमन की जो स्पीसी है, उसके सर्वाइवल के लिए तो चाहिए ना रिप्रोडक्शन। हाँ, अगर अभी कोई भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना करे तो वो स्पीसी 50 साल बाद तो ख़त्म हो जाएगी, 100 साल बाद तो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इसका क्वेश्चन आंसर ये भी आएगा। वैसे कहीं मत लिखना है इसका आंसर, बट लिख भी सकते हो। और ब्रीथिंग भी, हाँ समझ गए, ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे नहीं आएगा, समझ गए ना। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी गारंटी आया ही होगा। ये नहीं आएगा तो फिर आपका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आएगा। दोनों में से कोई ना क्वेश्चन तो आपका आया ही होगा और आएगा भी। कौन सा? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन दोनों के बीच में फ़र्क देखो। फूड इज़ प्रिपेयर फ्रॉम ऑक्सीजन, वाटर और HV यानी लाइट। मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। HV क्या होती है? सनलाइट होती है, ठीक है। फूड कैसे बनता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और वाटर और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, ठीक है। और क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल कैप्चर करेगा लाइट को, सनलाइट को। और कहाँ किस किस के अंदर होता है ये? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कौन करता है? सम ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि कुछ हरे जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो वाले प्लांट्स, और सम प्रोकार्टिक सेल्स, जैसे कि प्रोकार्टिक सेल कौन कौन सी? बैक्टीरिया हो गए पुराने वो, ठीक है। यानी प्रोकार्टिक मतलब क्या? पुरानी सेल, जो पुरानी तरह की सेल है ना, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज अच्छे से डिवाइड नहीं होते, अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होते, वो होती है प्रोकार्टिक सेल, ठीक है। जो प्रोकार्टिक सेल होती है ना, वो भी ऐसे सनलाइट के थ्रू ही काम करती हैं, ठीक है। और फूड इज़ जनरेट ड्यूरिंग डे टाइम, यानी फूड कब जनरेट होता है दिन के समय में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सनलाइट होती है इसलिए। हेटरोट्रॉफ्स, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, यानी ये अपने खुद से करना नहीं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये अपने एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और ज़्यादातर ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कैसे बनाएंगे? क्लोरोफिल होगा क्यों? नेसेसरी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसरी नहीं है यहाँ पर, सनलाइट के द्वारा कैप्चर करके फूड नहीं बनाते, तो अब यहाँ पे क्लोरोफिल भी नहीं होता। ऑल एनिमल्स एंड फंजाई इसके अंदर आते हैं। फूड कैन बी ऑब्टेन एट ऑल टाइम, यानी खाना किसी भी टाइम पाया जा सकता है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स तो है ही ना। सनलाइट तो क्या है? दोपहर के टाइम पे है और रात के टाइम पे नहीं है, बट ऑटोट्रॉफ्स तो हमेशा है, सुबह भी रात भी, खाते रहो उनको, ऐसा। एंड दे आर नॉट प्रोड्यूसर एंड दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स। देखो, ये प्रोड्यूसर नहीं है और ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी ये कंज्यूमर है, ठीक है, और ये प्रोड्यूसर है। आप ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे बना के लिख सकते हो, बस ध्यान रखना कि जो मेन पॉइंट्स है, जैसे कि ये इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए, क्लोरोफिल की प्रेजेंट, और ये इनके कुछ नाम जैसे कि ग्रीन प्लांट और प्रोकार्टिक सेल, और यहाँ पे ऑल एनिमल्स, ये क्लोरोफिल नहीं होता। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको लिखने ही है अपने आंसर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर डू वी प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम फोटोसिंथेसिस? देखो, सनलाइट लेते हैं, सनलाइट चाहिए प्लांट को, सन से मिल जाएगी, और इसको कैप्चर कौन करेगा? क्लोरोफिल, ठीक है। वाटर चाहिए, मिल जाएगा सॉइल से, कौन कैप्चर करेगा? रूट्स। और सॉरी क्या है ये, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मिल जाएगा एटमॉस्फेयर से, कौन कैप्चर करेगा? स्टोमेटा। क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कैप्चर करता है HV को, HV यानी सनलाइट, ठीक है, HV यानी सनलाइट। क्या रोल है एसिड का हमारे स्टमक में? व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड प्रेजेंट इन दी स्टमक? देखो, कौन सा एसिड है पहले तो आप ये बताओगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका pH क्या होता है? आप मुझे बताना, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। 1 या फिर 2 होता है, ध्यान करो, कुछ सोचो। ऑब्टेन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा जो सेक्रेशन होती है गैस्ट्रिक जूस, उसमें से निकलता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक देखो यूज फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड देयर डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्लिट ऑफ दी प्रोटीन। देखो, फूड को ब्रेक डाउन करता है और प्रोटीन को इसके डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, अब मेरी बात और सुनो, ये तो आपको बाद में लिखना है, आपको पहले ये लिखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन के लिए। पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन, ठीक है। और पेप्सिन क्या करता है? डिवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, क्लियर? नहीं सॉरी, प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करता है हमारे सलाइवरी एनालिसिस, हमारे मुंह में जो होता है सलाइवरी ग्लैंड,
उसके द्वारा सिक्रेट होता है सलाइवा, सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी एमाइलेसिस जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट। और ये पेप्सिन जो कि निकला है गैस्ट्रिक जूस से, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक भी निकला है गैस्ट्रिक जूस से। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से पेप्सिन डिवाइड कर पाता है प्रोटीन्स को, ठीक है। क्लियर ना यहाँ तक? हाँ, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? देखो ये है हमारे सलाइवरी एमाइलेसिस, लिपेज सॉरी, और SIN ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये सभी क्या है सलाइवर, ये हमारे जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हेल्प इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलेस्ट वंस। देखो आप यहाँ पे किसी ऐसा पार्टिकल का नाम नहीं लिखोगे कि आपने कार्बोहाइड्रेट लिख दिया और वो इसमें डिवाइड हो रहा है, आप ऐसा नहीं लिखोगे, आप लिखोगे जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको डिवाइड करता है सिंपलर वन में, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे जो एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करते हैं, कुछ प्रोटीन को डिवाइड करते हैं, आप लिख दोगे कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, और सिंपलर वन लिख दोगे या सिंपलर शुगर लिख सकते हो। आपको आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो छोटी छोटी आप जो टर्म्स का ध्यान रखोगे ना, तो आपको उन टर्म्स के बेसिस पे आपको उनको हाईलाइट करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और आप जो कौन से आप अपने देखो आप अपने आंसर में जो पॉइंट्स हाईलाइट करोगे, अंडरलाइन करोगे, वो वाले पॉइंट्स यही होने चाहिए जिनको आपने अच्छे से लिखा है, जो एग्जैक्टली उसका आंसर उस आंसर के अकॉर्डिंग है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स फूड, यहाँ पे मैं लिखता कार्बोहाइड्रेट, तो सही नहीं रहता इस आंसर के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड, तो आपको इसको हाईलाइट ज़रूर करना है, ठीक है। हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू अब्जॉर्प्शन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा डिज़ाइन किया गया है अब्जॉर्प्शन के लिए। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी जो पोर्शन होता है हमारे एलिमेंट्री जो कैनल होती है हमारी माउस से निकल के हमारे एनएस तक जाती है, उसका सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा, उसका सबसे ज़्यादा उसकी लेंथ कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे वैली कहलाती हैं, प्रोजेक्शन जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वैली कहलाती हैं। और इनमें हमारी रेड ब्लड वेसल्स आती हैं, जैसे कि हमारी कौन कौन सी आर्टरी आती हैं, वेन्स आती हैं इनके अंदर ही, ठीक है। और वो यहाँ पे फूड का ऑब्जॉर्प्शन करती हैं, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। दी वेलाई इंक्रीज दी सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन, ओके। अगला क्वेश्चन है what advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have with the regard of टू obtain oxygen for respiration? क्या क्या एडवांटेजेस जो एक्वाटिक एनिमल है जो कि पानी के अंदर रहता है और टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि ज़मीन की सतह पर रहता है, उन दोनों के पास जो उसके कंपेयर में टेरेस्ट्रियल वाले के पास कौन कौन से एडवांटेज हैं। जैसे कि ह्यूमन हो गए, डॉग हो गए, ठीक है, कैट हो गई, मंकी हो गया, ये सभी क्या है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। स्नेक हो गया, ट्रीज़ हो गए, टेक्स ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड वेयर एज एक्वाटिक एनिमल क्या करते हैं, जैसे कि फिश हो गया, हमारी डॉल्फिन हो गई, ये सभी ऑक्सीजन तो लेती हैं बट वो डिजॉल्व फॉर्म में लेती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कम एनर्जी बन पाती है। सो लो एनर्जी जनरेट ड्यू टू डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन या फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर्म, ठीक है। वॉट आर डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। देखो दो तरह के तरीके होते हैं, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक देखो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, ओके। अब देखो अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर वो टूटता है, पायरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही टूट गया है, ग्लूकोज टूट गया है साइटोप्लाज्म में ही, पायरुवेट बन चुका है ग्लूकोज टूट के, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो चुकी है प्रोसेस। अब देखो अभी पायरुवेट अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाएगा यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन करे तो वो इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाएगा। अगर वो कम ऑक्सीजन है पर कम ऑक्सीजन है तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल था एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल मतलब क्या, एथ मतलब क्या, 2 कार्बन। नंबर ऑफ रूट वर्ड कितना है इसका रूट वर्ड कितना है, 2 है, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये भी हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये 1 कार्बन मॉलिक्यूल सॉरी, ठीक है, 1 कार्बन मॉलिक्यूल, ओके। क्लियर ना यहाँ तक, ओके। चलो हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। देखो आफ्टर बाइंडिंग
विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है जब हमारा हीमोग्लोबिन, द हीमोग्लोबिन फॉर्म्स कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाता है, कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अलग अलग होती हैं दोनों चीज़ें। एंड दिस ऑक्सीजन मिक्सड विथ ब्लड, जब ये वाला ऑक्सीजन, जब ये हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ मिक्स होता है, इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी बाद में फिर वो हमारी सारी वॉल्स हार्ट पे आएगा, हार्ट उसको पंप करेगा, फिर वो आर्टरी के थ्रू हमारी आर्टरी के थ्रू हमारी सारी जो सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ पे पहुँच के फिर वो डिफ्यूजन करेगा, फिर बाद में अपना ऑक्सीजन देके वैन दी ब्लड गिव्स अवे ऑल दी ऑक्सीजन टू दी सेल, यानी जो सेल के पास सारा ऑक्सीजन दे दिया, एंड पिक्स अप दी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देन, यानी उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, एंड ट्रांसपोर्ट इट बैक टू दी हार्ट, यानी फिर बाद में उसको वापस से खींच के यानी वेन के थ्रू हार्ट की तरफ लेके आ जाता है, ठीक है। गया आर्टरी से बट वो लेके आया वेन से, ठीक है, और वेन से लेके आया फिर हमारे हार्ट में आया, हार्ट में कौन सी, हमारे जो ये मतलब क्या होता है, राइट, और ये मतलब लेफ्ट होता है, लेफ्ट आर्टियम के में गया, फिर लेफ्ट आर्टियम से हमारा नीचे गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पुश किया, ऊपर गया, ऊपर कहाँ तक गया, हमारी जो एल्वियोली है वहाँ तक, ठीक है। हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो ब्रोंकाई डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स में, छोड़ो। दी एल्वेली है जो कि स्मॉल राउंड या फिर बबल जैसी स्ट्रक्चर है, वो किसके एंड में प्रेजेंट है, एल्वेली सेक के, यानी ब्रोंक्यूल है उसकी, वो भी डिवाइड होता है फर्दर ब्रोंक्यूल, जो हमारा ब्रोंकाई है ना वो डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल के कोने में लगा होता है एल्वेली सेक, जिसके अंदर बहुत एल्वेलिस का गच्छा, एल्वेली सेक मतलब क्या, एल्वेलिस का गुच्छा, दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज इन दी लंग्स। देखो, और जो एल्वेली सेक है उसके अंदर छोटी छोटी एल्वेलीज होती हैं जो कि बहुत सारी संख्या में होती हैं, जो कि लंग्स के साथ एक्सचेंज कर लेती हैं, जिसकी वजह से पूरा एरिया मस्त एरिया बढ़ जाना, मतलब क्या कि अच्छे से एक्सचेंज हो पा रहा है ये, ठीक है। यानी वो इतनी छोटी होती हैं वो एल्वेलीज कि वो ब्लड वेसल्स के साइज़ की होती हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स फंक्शन, और इसके फंक्शन क्या है। देखो 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। आपके ये वाला क्वेश्चन तो आया भी है, बहुत सारे बच्चे मुझे बताए थे कि मैंने देखा भी था बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में कि वाला क्वेश्चन आया है, क्या कंपोनेंट्स बताओ कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन बींग के, और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। देखो 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं, आपको पहले हार्ट लिखना है, फिर ब्लड लिखना है, फिर ब्लड वेसल्स लिखना है। हार्ट क्या है, देखो पंपिंग ऑर्गन है जो कि पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और थ्रू आउट दी बॉडी, और रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से, ठीक है। पंप क्या करता है, मतलब जिस ऑक्सीडाइज्ड ब्लड, यानी जो जिसके अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ है वो, ठीक है, जिसका हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बना चुका है, ओके। और रिसीव क्या करता है, यानी खींचता क्या है, सक क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एंड सेंड टुवर्ड्स दी ऑक्सीजनेशन, ओके, यानी लंग्स के पास पहुंचाता है उसको बाद में जो आर्टरी के थ्रू, कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। ब्लड, आप देखो ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हेल्प इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड, ठीक है, ओके। ब्लड वेसल्स क्या है, देखो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये क्या, ये सभी पार्ट्स हैं ब्लड वेसल्स के। कैरी ब्लड आइदर अवे फ्रॉम दी हार्ट, और देखो कौन करता है अवे, जो हार्ट से दूर ले जाने का काम। देखो हार्ट से हमारी सेल्स तक लेके कौन आता है, कौन सी आर्टरीज लेके आती हैं, और फिर यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे वापस आ चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा यहाँ पे आ चुका है हार्ट पे। अब हार्ट से लेके हमारे लंग्स तक ले जाने का काम करेगा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यानी हार्ट से हमेशा दूर ले जाने का काम करता है आर्टरी, और हार्ट के पास लेके कौन आएगा, यहाँ पे देखो सेल से जो लेके आई वो होगी वेन, और जो लंग्स से लेके आई वो होगी पल्मोनरी वेन, ठीक है, यानी टू वेरियस सेल्स एंड फ्रॉम वेरियस सेल्स टू हार्ट, यानी अलग अलग तरह की जो एल्वेली सेक हो गया या फिर जो बॉडी की सेल्स है वहाँ से ब्लड तक लेके आने का काम करती हैं वेन, ठीक है। और कैपिलरी क्या होती हैं, कैपिलरीज देखो इनके बीच में जंक्शन होती हैं, क्या जंक्शन होती हैं, क्या मतलब स्टेशन होती हैं, किसका, जो आर्टरीज हैं और जो वेन है उनकी मिलने का, ठीक है। और इनसे ही हमारा एक और सिस्टम आता है लिम्फेटिक सिस्टम, आपको उसको भी पढ़ लेना, वैसे इतना ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल और देखो कैपिलरीज क्या है, इनकी इतनी थिन वॉल्स होती, इतनी थिन वॉल्स होती हैं एल्वेलिस की तरह कि
ये भी ब्लड एक्सचेंज करने में, डिफ्यूजन करने में हेल्पफुल होती है। जैसे हमारी एल्वोली में था ना कि एल्वोली में इतनी थिन वॉल्स हैं कि वो डिफ्यूजन कर लेती हैं हमारी ब्लड वेसल्स के साथ ऑक्सीजन का। वैसे ही यहाँ पे जो हमारी कैपिलरीज हैं वो भी हमारी जो अलग अलग सेल्स हैं जिनसे अब उनको नाइट्रोजनस वेस्ट लेना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है और कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, न्यूट्रिशन लेना है उनसे, बाकी सारी जो एक्सचेंज करने हैं, इतनी थिन वॉल्स हैं कैपिलरीज की। ठीक है, समझ गए? हाँ। वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स और ब्लड्स? देखो, कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ हैं, उनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए सारे अलग अलग तरह के वर्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अलग अलग तरह की अलग अलग तरह के वर्क के लिए, अच्छे से परफॉर्म करने के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए उनको। ठीक है, तो फॉर दिस ऑक्सीजन मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर बेस्ट एनर्जी जनरेशन, सो दे हैव 4 चैम्बर टू सेपरेट दी ब्लड। ठीक है, उनके पास 4 चैम्बर होते हैं ताकि वो अपने ब्लड को सेपरेट कर सकें, ऑक्सीजनेटेड वाला और डीऑक्सीजनेटेड वाला। ठीक है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और वो एक ही तरह से बनेगी कि हम अपने अलग अलग तरह के ब्लड्स को सेपरेट करें। What are the components of the transportation system in highly ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स? देखो, कौन कौन से तरह के कंपोनेंट्स होते हैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में? 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, 2 तरह के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, जाइलम हेल्प इन दी अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी सिर्फ ऊपर वाली डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसलिए अपन को इसको यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इसका। ठीक है, और ये सिर्फ वाटर और मिनरल्स का ही ट्रांसफ़र करता है। और कहाँ से करता है? सॉइल से, जो हमारे वाटर को लेता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स लेता है। देखो, सॉइल से लेकर रूट हमारी क्या करती है, सॉइल से जो हमारे मिनरल्स है, वाटर से, उनको सक करती है थ्रू डिफ्यूजन या फिर ठीक है, और फिर रूट पे हमारा आ चुका हमारा वो वाटर और मिनरल। अब रूट से, अब देखो, रूट तक पहुंच चुका, अब वहाँ से ऊपर तक, यानी प्लांट की लीफ है वहाँ तक कैसे आएगा पानी, मिनरल्स कैसे आएंगे, वहाँ पे काम करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन पुल और रूट प्रेशर। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्योंकि देखो लॉजिक वाली बात है, फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन फूड का। अब फूड का बनता है हमारे ग्रीन प्लांट से बनता है। अब फूड तो चाहिए हमारी रूट्स को भी, अब वो इतना ज़्यादा पानी खींच रही हैं तो उनको भी तो पानी चाहिए ना, खाना पीना चाहिए, पानी तो उनके पास है ही, अब उनको तो खाना चाहिए। कैसे खाना पहुँचेगा? खाना तो हमें बनाए जहाँ पे हमारा ग्रीन प्लांट्स हैं, मतलब जो ग्रीन पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे लीफ हो गया, हाँ, वहाँ पे खाना बनाए। अब वहाँ पे से खाना हमारा रूट्स तक कैसे पहुँचेगा? हमारा पहुँचेगा यूनिडायरेक्शनल फ्लो के थ्रू। कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, और इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा रूट प्रेशर या फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन फुल काम कर रहा था यहाँ पर, बट यहाँ पर हमारी एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी। ठीक है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? देखो, जाइलम के थ्रू। जाइलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सक करता है पानी को और मिनरल्स को रूट सॉइल से। कौन सी सॉइल? टॉप सॉइल, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, एंड देन दे ट्रांसपोर्ट दिस ऑल टू अदर पार्ट्स ऑफ द बिकॉज ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? फ्लोएम। देखो, ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज डन बाय फ्लोएम एंड ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का और अदर सब्सटेंस का फ्रॉम लीव्स से रूट तक, या फिर स्टेम तक, या फिर सीड्स तक। ओके, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। देखो, किडनी होगा यहाँ पर, चलो जो भी है, फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है हमारी किडनी की नेफ्रॉन। ठीक है, ईच किडनी देखो, हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल इन दी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को फिल्टर करता है। किस चीज़ से फिल्टर करेगा? ब्लड के अंदर जो हमारे वेट मटेरियल आया है, जैसे अपन ने ऑक्सीजन, और जब अपन ने न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड था अपन ने उसका ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, और ट्रांसपोर्टेशन अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो गैस अपन ने निकाल दी, वापस से अपनी जो एल्वोली थी वहाँ तक अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचा दी थी और निकाल दिया था अपन ने। अब बचा क्या? हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट बचा। अब देखो, तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, कैसे निकलेगा? वो फिल्ट्रेशन के थ्रू निकलेगा। कौन करेगा फिल्टर? जो हमारी नेफ्रॉन है ना, वो फिल्टर करेगा हमारे ब्लड को। अब देखो, अफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल, जो आर्टरी गई वो कहलाती है अफरेंट, और जो निकल के आ गई फिल्टर होके वो कहलाती है इफरेंट। ठीक है, अफरेंट आर्टियोल देखो जाएगा ग्लोमेरुलस में,
ग्लोमेरुलस बोलते हैं इसको। स्पेलिंग है इसकी GLOMERULUS, ग्लोमेरुलस, ठीक है। वोमन कैप्सूल कर लो उसको, बात एक ही है। देखो इसके आगे होता है जो हमारा हिस्सा वो कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके आगे वाला हिस्सा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन जगहों पे हमारा अब्जॉर्प्शन हो जाता है, हमारा जो हमारा प्रोटीन चला गया था, अमीनो एसिड चला गया था, जो काम की चीज़ें ना उनको वापस अपन सक कर लेते हैं, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारा, ठीक है। एक तो हमारा रीअब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बाकी का रीअब्जॉर्प्शन होगा हमारा ब्लड में जो होता है ना हमारा नेफ्रॉन में होता है वहाँ पे। नेफ्रॉन में कहाँ पे होगा, जो हमारा ट्यूब्यूल है ना, ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो बेसिकली होता क्या है, प्रॉक्सिमल में क्या होता है, जो काम की चीज़ें थी उनको निकाल लिया गया, और उन जो काम की चीज़ें निकाली थी उनमें से अगर ख़राब चीज़ें भी आ गई तो उनको वापस से डाल देते हैं अपन डिस्टल में, ठीक है। इसलिए बनाया अपन इन दोनों को सेपरेट, ठीक है। अब देखो एट द प्लेस वेयर रीअब्जॉर्प्शन अकर वो एंड फाइनल फिल्ट्रेशन हो गया, वो होती है यही हमारी जगह, ठीक है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है हमारा इन दोनों ट्यूब से मिलकर बनता है वो वाला, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट कैरीज टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं वो, और बॉडी में पानी का बैलेंस रहे वो, उसके लिए भी अपन फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। समझ गए ना क्या बताया मैंने अभी तक। ओके आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, लीव्स अगर वो अपनी जो ख़राब लीव्स हैं उनको निकाल देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। और अपने जो बॉडी है ना वहाँ पे अपने वैक्यूल वगैरह बना लेते हैं। आप देखते हो ना प्लांट्स की बॉडी के अंदर फट रहा है उसकी बॉडी, वो वैक्यूल होते हैं, वो उनके थ्रू भी अपने वो एक्सक्रीशन कर लेते हैं। रूट्स के थ्रू, यानी रूट्स में जैसे अपने पानी को लेते हैं वो, वैसे ही अपने जो वेस्ट मटेरियल उसको भी ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे रूट जो हमारी सॉइल है ना उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, ठीक है। और डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन में देखो, हाँ डिफ्यूजन करके अपन कर सकते हैं, और डिफ्यूजन करके भी वो अपने जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल देते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो हमारा पत्ती है, पत्तों में हमारा पानी ले आएंगे वो, और पानी का ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे, तो उनका जो पानी था ना, जो ऑक्सीजन था वो भी निकल गया, वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया उसका। और वाटर मटेरियल्स जैसे कि वेस्ट मटेरियल जैसे कि रबर हो गया, ये सभी इसके एक्सक्रीटिंग जो मटेरियल होता है वो होता है, यानी जैसे कि उसका ऑक्सीजन कर दिया उसने, क्या रबर निकाल दिया अपने अंदर से, वो उसका एक्सक्रीशन होता है वो, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू वो ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आदान प्रदान करता रहता है, ठीक है। हाउ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेट, जो यूरिन बनता है उसको अपन रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, देखो ये डिपेंड करता है वाटर की कितनी क्वांटिटी आपने पी है और आपकी बॉडी के अंदर कितना वेस्ट मटेरियल बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या हमारा यूरिन, ठीक है, तो आप पानी कम पियो। अब देखो वेस्ट जितना बनना हो वो तो उतना बनेगा ही, उसको कैसे रोकोगे, इनवॉल्यूटरी एक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, अब अपन चैप्टर नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, ओके। 5B, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। देखो आपको लिखा हुआ है वॉकिंग, बट आपसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एक्शन, और जो आपके माइंड कंट्रोल कर लेता है वो आपके वॉलेंट्री एक्शन और आपके रिफ्लेक्स एक्शन दोनों में फ़र्क पूछा है आपसे, ठीक है। इनडायरेक्टली आपसे भी लिखा हुआ है वॉकिंग, बट आपसे पूछा गया है क्या, अब डायरेक्टली आपसे लिखा हुआ है वॉकिंग, बट आपसे पूछा गया है वॉलेंट्री एक्शन का। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं, बात एक ही है। चलो अपन देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ इनवॉलेंट्री एक्शन। देखो रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, और रैपिड होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, अपन ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी है रिस्पॉन्स कर देती है अपने स्टिमुलाई के लिए। अब हमारा जो वॉकिंग है वो एक वॉलेंट्री एक्शन है, कंट्रोल किया जाता है हमारे ब्रेन के द्वारा। यहाँ पे कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे कंट्रोल करता है ब्रेन, ठीक है। रिक्वायर्ड थिंकिंग एंड अवर, देखो हमारा जो कंट्रोल होता है, हमारे अपने ऊपर कंट्रोल होता है, और यहाँ पे अपन थिंकिंग करते हैं, यहाँ पे अपन थिंकिंग नहीं करते, यहाँ पे करते हैं, ओके। यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ मैसेज पहुँचाया जाता है हमारे ब्रेन के पास, और यहाँ पे हमारा पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ऐसे आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट हैपन बिटवीन न्यूरॉन्स एट साइनेप्स। साइनेप वो जगह है, डिस्टेंस है बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, यानी 2 न्यूरॉन्स के बीच की जो जगह होती है उसको अपन कहते हैं साइनेप। वेयर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या फिर सिग्नल्स क्रॉस दिस गैप, एंड वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं जो, या फिर सिग्नल्स बोल लो उनको, वो इस गैप को क्रॉस करते हैं, एंड दिस डन इन दी केमिकल फॉर्मेशन। तो अब वो केमिकल फॉर्म के अपने केमिकल फॉर्म में इस गैप को पार करते हैं, ठीक है, केमिकल फॉर्म में, वो कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। एंड टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूरॉन एंड देन कैप्चर बाय जो सेकंड न्यूरॉन होती है उसके डेंड्राइट के द्वारा कैप्चर किया जाता है इन न्यूरोट्रांसमीटर को, ठीक है।
विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड एक्वेरियम, जो हमारा सेरिबेलम वाला पार्ट है, जो कि एक पार्ट है हिंड ब्रेन का, वो क्या ये हमारे पोस्चर को हमारे और एक्वेरियम को मेंटेन करता है। हम कैसे खड़े रह पाते हैं, सेरिबेलम के थ्रू। ठीक है, हम अगरबत्ती की स्मेल को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, आपसे इनडायरेक्टली पूछा है, और डायरेक्टली आपसे ये पूछा है, बट इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा है कि अपन कैसे किसी भी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा है कि अपन कैसे किसी भी चीज़ की स्मेल को अपन पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, ऐसा। ठीक है, अपनी नोज़ के अंदर गस्टेटरी रिसेप्टर होता है जो कि रिसीव करता है स्टिमुलाई को, जो कि हमारे ये अगरबत्ती की स्मेल है। ठीक है, एंड सेंड टू इट्स ब्रेन, हमारी जो स्मेल है उसको पहुँचाता है हमारे ब्रेन के थ्रू, ब्रेन के पास पहुँचाता है, ऐसे ही। ठीक है, एंड इन अवर ब्रेन ओल्ड मेमोरियल कॉलम, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी पुरानी मेमोरी को सेव करने वाला कॉलम है, वहाँ पर इस स्मेल को आइडेंटिफाई किया जाता है और पहचाना जाता है कि कौन सी स्मेल है ये, अपन ने क्या पहले सूंघी है ये स्मेल, ऐसा। ठीक है, एंड गिव द आंसर एज द नेम ऑफ दिस स्मेल फोर ब्रेन। ये काम करता है हमारा फोर ब्रेन, जहाँ पे हमारी पुरानी मेमोरीज होती हैं, उनको देखा जाता है कि हमने क्या स्मेल पहले सूंघी है, वो बोलता है हाँ तुमने सूंघी है, ये स्मेल है अगरबत्ती की, जो कि उसने सेव करके रखी थी। ठीक है, सेम जैसे आप अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हो, वैसे ही हमारा फोरब्रेन हर एक चीज़ की स्मेल को सेव करके रखता है। ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में उसको दोबारा से सुनते हो तो फिर वो बता दे कि अरे यार ये तो अपन ने पहले सुनी थी ना, पहले अपन ने सूंघी थी, याद करो उसको। वही हमारी अगरबत्ती की स्मेल, हाँ ऐसा। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्सेशन। ब्रेन का काम कुछ नहीं होता, मेजर रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड का, और ब्रेन का कोई मेजर या फिर क्रूशियल रोल नहीं होता। ठीक है, इट्स ओनली फॉर सेव दी इंसिडेंट और या फिर इवेंट बोल लो, दैट वॉज हैपन इन पास्ट फॉर फ्यूचर अवेयरनेस, भविष्य की अवेयरनेस के लिए, भविष्य की सतर्कता के लिए, जो पास्ट में इवेंट हो चुका उसको सेव किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा, बस इतना सही उसका काम होता है। प्लांट्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं, देखो प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल द मूवमेंट एज वेल एज ग्रोथ। प्लांट्स के अंदर मूवमेंट जो होती है, जैसे कि उसने मूवमेंट कर दिया, टच मी नॉट प्लांट, अपन उसको जैसे टच करते हैं वो मूवमेंट कर देता है। ठीक है, और प्लांट की जो ग्रोथ होती है ये सभी रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, कुछ रेगुलेट करते हैं, देखो कुछ उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं और कुछ उसकी ग्रोथ को कम करते हैं, कुछ प्रमोट करते हैं, कुछ रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जो रेगुलेट करते हैं उनका नाम है एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन। ठीक है, और जो प्रमोट करते हैं उनका नाम है ऑक्सीजन और इथाइलिन और जिब्रेलिन। ठीक है, हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड सेंसिटिव प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टूवर्ड्स लाइट। देखो यहाँ से आप डायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, जो सेंसिटिव प्लांट की जो मूवमेंट है, जैसे कि हमारा टच मी नॉट प्लांट, उसकी जो मूवमेंट है वो कैसा डिफरेंट है शूट की जो लाइट की तरफ मूवमेंट है उससे। ठीक है, आपसे यहाँ इनडायरेक्टली पूछा है, पर डायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, आपसे डायरेक्टली पूछा है नेस्टिक जो मूवमेंट होती है जिसमें ग्रोथ नहीं होती, और ट्रॉफिक मूवमेंट जिसमें ग्रोथ होती है, इन दोनों के बीच का आपसे डिफरेंट पूछा है। समझ गया ना, नेस्टिक मूवमेंट यानी जो टच मी नॉट प्लांट करता है ना बिना ग्रोथ की मूवमेंट, सेंस कर किसी भी एक्शन को। देखो टच मी नॉट प्लांट यानी हमारे साथ मिमियोसा पूरी का नाम याद रखना है, इसका आपसे पूछ सकता है ये। ठीक है, अगर इन रिस्पॉन्स टू टच और कॉन्टैक्ट स्टिमुलाई, अपन ने उसको स्टिमुलाई दिया यानी अपन उसको टच करा। स्टिमुलाई मतलब क्या होता है, अपन किसी भी चीज़ के सराउंडिंग में कोई भी चेंज लेकर आते हैं वो होता है स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे कि मेरे लिए स्टिमुलाई हो गया, जो भी पीछे जो मेरी चिड़िया कर रही है ना, चर कर रही है पीछे चिड़िया, वो हो गया मेरे लिए स्टिमुलाई, जिसने मेरे इन्वायरमेंट में कोई ना कोई चेंज लेके आ गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो जो टच मी नॉट प्लांट है वो अपने स्टिमुलाई के लिए, जो कि अपने उसको टच करा है, उसके लिए रिस्पॉन्स करता है, वो कहलाता है हमारा नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, और ये कैसा होता है, जो उसके अंदर वाटर की मूवमेंट हो जाती है, इसकी वजह से वो अपने ही अंदर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर देता है। ठीक है, उसके अंदर वाटर अमाउंट की चेंज हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह वाटर अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि वो मूवमेंट दिखा देता है, ऐसा। ठीक है, नो ग्रोथ वेयर एज सीन इन दी मूवमेंट एंड ऑल्सो रिवर्सल। देखो इस मूवमेंट में यानी नेस्टिक मूवमेंट में आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, और हमारा ये रिवर्सेबल यानी वापस से थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं कब, जब आपसे पूछेगा डायरेक्टली कि नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉफिक मूवमेंट के बीच में फ़र्क क्या है। ठीक है, आपका ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है, देखो किसी भी सोर्स के तरफ जो मूवमेंट होती है वो कहलाती है ट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारा सनलाइट हो गया, या फिर सोर्स के विरोध में यानी सोर्स की उल्टी दिशा में यानी नेगेटिव तरह की भी मूवमेंट होती है, जैसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, मतलब क्या, उसी सोर्स किसी भी सोर्स के तरफ या फिर उसके अवे में जो मूवमेंट होती है वो कहलाती है ट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है,
सो अब देखो यहाँ पे क्या है, शूट जो है लाइट की तरफ मूवमेंट कर रही है तो वह कहलाती है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। और नेगेटिव कौन करता है, रूट्स करती हैं, रूट करती है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और ये हमारी जो ट्रॉफिक मूवमेंट होती है वो ग्रोथ को दिखाती है और इरिवर्सिबल भी होती है, ठीक है, यानी वो अपन उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। गिवन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। देखो ऑक्सीजन का एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ऑक्सीजन क्या करता है, सेल एलोंगेशन करता है, फ्रूट की डेवलपमेंट करता है और स्टिमुलेट करता है फोटोट्रोपिज्म को, यानी फोटोट्रोपिज्म दोनों साइड स्टिमुलेट करता है, यानी रूट्स में भी और शूट में भी, ठीक है। डिज़ाइन है एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। आपको एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है जहाँ पे आपको दिखाना है कि हाइड्रोट्रोपिज्म कैसे होता है। देखो प्लांट आर सीडिंग इन अ वेसल कंटेनिंग अ सॉइल इन कंटेनर। देखो आपको एक सॉइल डालनी है कंटेनर में। देखो जो कंटेनर है, जो पॉट है आपका, कंटेनर पॉट एक ही बात है। देखो जो आपका पॉट है उसके अंदर आपको फॉस्फोरस डालना है, पोरस लिखा है यहाँ पर, फॉस्फोरस लिखना आप, और वाटर डालना है उसके अंदर, और वो सॉइल होनी चाहिए उसके अंदर अच्छी वाली, ठीक है। अब उसके आप अपना प्लांट है उसके सॉइल के अंदर आप पुट कर देना है, ठीक है। लीव्स उसको कुछ टाइम के लिए आप छोड़ देना इसी सेटअप को, कुछ दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे जो उसकी रूट्स हैं वो पानी की तरफ मूवमेंट कर रही है, यानी उस सोर्स की तरफ अपने मूवमेंट कर रही है। सोर्स के हमारा यहाँ पे वाटर है, ठीक है। हाइड्रोट्रोपिज्म में हमारा सोर्स होता है वाटर, ठीक है। रूट्स हैं वो दिखा रही हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है जानवरों में। जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स असिस्ट इन दी केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है, हार्मोन्स करा देते हैं। एंड देयर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम। नहीं, ह्यूमंस एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम होता है। केमिकल सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं इसमें, ठीक है, इस नर्वस सिस्टम में, ओके। यहाँ पे एक सबसे छोटी यूनिट होती है न्यूरॉन, ठीक है, और न्यूरॉन अपनी आपस में जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और बीच में साइनैप है। साइनैप में हमारे केमिकल ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे सिग्नल्स का, एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे, दूसरे से लेकर तीसरी, तीसरी से लेकर चौथी, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है सिग्नल्स का, और ये पहुँचाती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर ब्रेन तक। जो नर्व्स हमारी डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट होती हैं वो कहलाती हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो हमारी डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को। आज आगे बढ़ते हैं। वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज़ एडवाइज्ड, यानी जो सॉल्ट जिसके अंदर आयोडीन हो वो वाला इस्तेमाल करने को क्यों एडवाइस किया जाता है, ठीक है। आपको क्यों सुझाव दिया जाता है कि आप जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसको लो। देखो आपके गले के अंदर होता है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा यहाँ पे लैरिंक्स के ऊपर लगा है हमारा क्या, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हमारे जो गले के अंदर होता है वो आयोडीन के से आयोडीन उसको चाहिए होता है। अगर उसको आयोडीन नहीं मिलेगा, उसको इनसफिशिएंट मात्रा में आयोडीन नहीं मिलेगा, सफिशिएंट मात्रा में उसको आयोडीन नहीं मिलेगा, तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, और इस डिजीज़ को अपन कहते हैं गोइटर, ठीक है। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एडिनलिन इज सिक्रेटेड इन बॉडी। देखो एडिनल ग्लैंड होते हैं हमारी किडनी के ऊपर समोसे के शेप के, ठीक है। और जब हम पैनिक सिचुएशन में होते हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर ये एडिनल ग्लैंड्स एडिनलिन जो उसका हार्मोन है वो सिक्रेट करते हैं, ठीक है। हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, और हम या तो लड़ते हैं या फिर भाग जाते हैं। ऐसा फाइट और फ्लाइट, यानी हम या तो लड़ते हैं या तो फिर भाग जाते हैं उस स्टिमुलाई के लिए, ठीक है। हमारा रिस्पॉन्स या तो फाइट करना होगा या फिर फ्लाइट होगा, ठीक है। वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बीटा सेल्स जो रिलीज़ करती हैं इंसुलिन, वो शुगर अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में निकलने की जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल चुका है, यानी हमें डायबिटीज़ हो चुकी है। अब हमें शुगर कम मात्रा में निकला है, इसलिए हमें डायबिटीज़ हो चुकी है। अब हमें इंजेक्शन लगेगा, क्या हमें इंजेक्शन लगेगा, इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा उसके बाद फिर हमारी जो डायबिटीज़ है वो ठीक होगी, ओके। सुनो, जब हमारी पेनक्रिया जब हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह रिएक्ट करती है तो उसके अंदर दो सेल्स होते हैं, एक तो अल्फा सेल, एक बीटा सेल। अल्फा सेल निकलता है ग्लूकेगॉन हार्मोन, जो कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ाता है,
और एक होता है हमारा बीटा सेल जो कि निकालता है इंसुलिन हार्मोन, जो हमारी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको कम करता है। ठीक है, ठीक है। अब जब हमारा बीटा सेल इंसुलिन निकालना बंद कर देता है तो हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, इसलिए हम डायबिटीज़ जो हमारी डिजीज़ हो जाती है शुगर की मात्रा कम होने की वजह से और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने की वजह से, उसको ठीक करने के लिए हम इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं ताकि हमारा बीटा सेल फिर से ठीक हो और वापस से वो इंसुलिन हार्मोन निकाले ताकि हमारे जो ब्लड के अंदर है ग्लूकोज की मात्रा कम हो। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए हमें डायबिटीज़ हो जाती है। क्लियर? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? देखो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं रेप्लिकेशन एंड जनरेट वेरिएशन। देखो इस प्रोसेस देखो डीएनए जब कॉपी होता है तब हमारी जो कोडिंग होती है डीएनए के अंदर वो बदल जाती है, जिसकी वजह से वेरिएशन हो जाता है। वेरिएशन विच इज़ नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल चेंज अडॉप्टेशन। देखो इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली जो चेंज हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए जो नई स्पीसी है उसके डीएनए के अंदर वेरिएशन होंगे ना, तो वो नए चेंजेस को अडॉप्ट कर लेगी इसलिए। ठीक है, इसलिए ये नेसेसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। वाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू दी स्पीसी बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल? देखो वो जो इंडिविजुअल दुनिया में आ चुका है उसके लिए तो ठीक है, वो तो सर्वाइव कर लेगा, बट जो उसकी अगली जनरेशन है, वो जो पूरी स्पीसी है, उसकी जो अगली अगली आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए इन्वायरमेंट का चेंज है उसको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए जो वेरिएशन है वो बेनिफिशियल है उस स्पीसी के लिए। उस स्पीसी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगली जनरेशन जब पैदा करेंगे तो उनकी जो अगली जनरेशन होगी उसके अंदर ये इम्यूनिटीज़ होनी चाहिए इन्वायरमेंट के चेंजेस के लिए। ठीक है, इसलिए वेरिएशन ज़रूरी है स्पीसी के लिए, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे इतनी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। ओके, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिजन? देखो फिजन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को काटता है और अपनी एक नई डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, अब अगर अपने आप को काट के 2 सेल्स बन रही हैं तो वो कहलाता है, 2 डॉटर सेल बन रही है तो वो कहलाएगा बाइनरी फिजन। ठीक है, पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, पेरेंट सेल डिवाइडेड इन मेनी सेल्स, वो कहलाएगा मल्टीपल फिजन। अमीबा, लिश्मानिया और पैरामीशियम एग्जाम्पल हो गए, और इसका एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम। ठीक है, अमीबा करता है हमारा इरेगुलर बाइनरी फिजन, लिश्मानिया करता है और ट्रांसवर्स और ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और पैरामीशियम करता है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या, मतलब बीच में से काटना, ऐसे काटना है। ठीक है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिशियल इफ इन एन रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर? अगर वो स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है तो वो कैसे बेनिफिशियल है? देखो हार्श कंडीशंस को सहने की क्षमता हो उसके अंदर, और मतलब क्षमता हो अगर वो हार्श कंडीशन को सह लेता है स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, और प्रेजेंट डिहाइड्रेशन ऑफ सेल्स, यानी सेल्स जो होती हैं वो डिहाइड्रेशन को भी उनके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रेजेंस होती है, यानी पानी की कमी होती है। ओके, वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव बर्थ एनी इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन? देखो मेरी जो उंगली है ये कट गई, अब ये पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाएगी। क्यों नहीं बना पाएगी? इस रीजनरेशन के थ्रू, क्योंकि ये स्पेशलाइज फीचर के लिए है, ये अपने आप को मोड़ के मेरा काम इजी करने के लिए, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए है ये, ना कि ये रीजनरेशन के लिए है। ठीक है, उंगली मेरी, ड्यू टू विच हाईली स्पेशलाइज्ड फीचर्स जो हैं, मतलब जो इस ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन्स हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड फीचर के लिए बने हुए हैं, वो एक स्पेसिफिक वर्क को करते हैं, ना कि वो रीजनरेशन कर पाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लो, फिंगर, जो मेरी फिंगर है उसका, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड फीचर जो है इसका उसके लिए बनी हुई है, ना कि ये रीजनरेशन कर पाएगी। ठीक है, वाई इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग सम प्लांट्स? यानी कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों किया जाता है? देखो इंट्रोड्यूस प्लांट्स इन न्यू एरिया, यानी जहाँ पे वेयर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स फेल, जहाँ पे अपन सीड्स को उगा के गाड़ के अपन जर्मिनेट करके नहीं उगा सकते अपने प्लांट्स को, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। ठीक है, मोर फास्टर प्रोग्रेस ऑफ प्लांट, यानी उस प्लांट की अच्छे से जल्दी डेवलपमेंट हो जाए, अपन उसकी लीव्स काट देते हैं, कटिंग कर देते हैं, ताकि उस प्लांट्स की जल्दी फास्टर ग्रो हो उसकी, ताकि वो हमको जल्दी से फ्रूट्स दे। ऐसा एज डिज़ायरेबल कैरेक्टर, यानी उसके अंदर अपन को उसके अंदर कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए, तो उनको डालने के लिए भी अपन वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। वाई इज़ डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? यानी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें डीएनए कॉपिंग एसेंशियल पार्ट कैसे क्यों है? ठीक है,
अब इस प्रोसेस का नाम मुझे नाम बताओ, डीएनए कॉपिंग की प्रोसेस का। मैंने आपको बताया था अभी डीएनए कॉपिंग की जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, आप मुझे बताओ। पेरेंट कैन प्रोवाइड द कैरेक्टर्स एंड ट्रेड। कैरेक्टर ट्रेड बात एक ही होती है, अपनी न्यू जनरेशन को अपने कैरेक्टर्स प्रोवाइड कर सके ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके, इसलिए जो डीएनए कॉपिंग है वो एसेंशियल है। ओके, हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पॉलिनेशन क्या होता है वो देखो पहले। इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड गैमेट्स ऑफ मेल गैमेट, या फिर मेल पेरेंट का जो गैमेट है उसको ट्रांसफ़र करना है टू द फीमेल गैमेट, यानी जो फीमेल जो पेरेंट है उसके गैमेट तक, ठीक है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट, सिंपल सी बात, ठीक है। बाय सर्टेन फिजिकल फीचर्स, यानी कुछ फिजिकल फीचर्स जैसे कि कोई हनी बी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म लेके चला जाएगा, हवा चली जाएगी, पानी लेके चला जाएगा, ठीक है, या फिर वो खुद ही मूवमेंट करके लेके चला जाएगा अपना पोलिन ग्रेन, ऐसा भी हो सकता है इसका। बट मतलब क्या है इसका, पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट। ओके, फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, अब देखो मिल चुके हैं आपस में, देखो पास में आ चुके हैं, अब इनका फर्टिलाइजेशन इनके आपस में मिलना, जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है इनका आपस में मिलना और सिंगल सेल बनाना जायगोट, वो होती है हमारी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ टू पेरेंट्स इनटू वन सेल एंड दिस वी कॉल जायगोट, ठीक है। एक सिंगल सेल है जायगोट, जायगोट एक हाइब्रिड, वही वो तो अलग चीज़ होती है। जायगोट के अंदर एक सिंगल सेल होता है, वो होता है स्पर्म और ओवा के मिलने की जो सेल बनती है ना जायगोट, वो सिंगल सेल है ये, ठीक है। स्पर्म और ओवा भी हमारे सिंगल सेल है और जायगोट भी हमारा सिंगल सेल है। एम्ब्रियो में जब डिवाइड होगा, जायगोट जब अपने आप को तोड़ेगा, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 18 सेल 24 सेल ऐसे जो तोड़ता जाएगा ना अपने आप को जायगोट, तब वो बनाएगा एम्ब्रियो, ठीक है। जायगोट सिंगल सेल होती है, एम्ब्रियो मल्टी सेल होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो जो सेमिनल वेसिकल होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये किसके पार्ट हैं, स्पेशल पार्ट्स हैं किसके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। देखो इन ह्यूमन बींग्स के अंदर है ये, ऐसा नहीं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख रहे हो जानवर होगा, नहीं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन का उसके पार्ट हैं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। आप ऐसे पूरा लिख सकते हो ताकि आपका आंसर भी क्लासिकल लगे और साथ ही साथ आपके वर्ड लिमिट भी बढ़े। ओके, एंड दे गिव्स डिफरेंट सेक्रीशन टू सीमेन। देखो सीमेन क्या होता है, हमारा फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारा स्पर्म सेल्स होता है, जो हमारा टेस्टिस हैं वो बनाते हैं स्पर्म सेल्स को, उसको एक फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे ग्लैंड होते हैं जिसके हमारे सेमिनल वेसिकल हो गया, एक प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये सभी इसको एक फ्लूइड में कन्वर्ट करते हैं जिसको अपन कहते हैं सीमन, ठीक है। अब देखो सेमिनल वेसिकल सेक्रेट करता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है, ये ग्लूकोज ही होता है, जब जिस ग्लूकोज को अपन सेव कर लेते हैं वो कहलाता है फ्रक्टोज, ठीक है। सेमिनल वेसिकल सेक्रेट करता है फ्रक्टोज ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके उस स्पर्म सेल्स को, सारे स्पर्म सेल्स को, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेट करता है एल्कलाइन मीडियम। देखो जो फीमेल की ओवरी वजाइना होती है, और नहीं ओवरी होती है, ओवरी के नीचे ओवरी नहीं सॉरी यूटेरस के नीचे जो हमारी जो थिन लाइक जो जगह होती है वो कहलाती है सर्विक्स। जो हमारी ये हमारी मान लो यूटेरस है, गुड यूटेरस, यहाँ पे जो थिन सी जो जगह है ना इसको अपन कहेंगे सर्विक्स। सर्विक्स के नीचे जो जगह होती है ये वाली जगह होती है, इसको अपन कहेंगे वेजिना। यहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक टेम्परेचर होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हाई होता है और एसिडिक मीडियम होता है। इस एसिडिक मीडियम में जब हमारा सेमेन एंटर करेगा तो वो सेमेन मर जाएगा, उसके अंदर जो स्पर्म सेल्स है ना वो मर जाएंगे, वो मरे ना वो, इसलिए सीमेन के अंदर कुछ एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेशन इज एल्कलाइन मीडियम फॉर वेजिनास एसिडिक मीडियम, ठीक है, ताकि वहाँ पे जाके हमारे स्पर्म सेल्स जो हैं मरे ना, ठीक है, वो सर्वाइव कर जाएँ और यूटेरस तक पहुँच जाएँ, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी व्हाट आर चेंजेस सीन इन गर्ल्स, यानी गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस दिखे जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। दीज आर नॉर्मल चेंजेस। देखो वो नॉर्मल चेंजेस होते ही सब में होते हैं और एक एज के बाद सारे चेंजेस दिखे जाते हैं, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं होती उसमें। दैट एनसीईआरटी की लाइन है, दैट मे हैपन ड्यूरिंग, देखो प्यूबर्टी के टाइम में जो चेंजेस होते हैं वो नॉर्मल हैं इस समय में, ओके। एंड हर बॉडी जो उसकी बॉडी साइज है वो इंक्रीज होने लगता है, उसके हाथ पे इंक्रीज होने लगते हैं, फीट्स आर्म्स लेग्स एंड हैंड्स बिगिनिंग टू ग्रो एंड इन एडवांस। देखो उनका मुंह पिचकू सा रहता है, पिचकू सा मुंह और बॉडी फैली फैली सी, ये होता है प्यूबर्टी में, समझ गया ना, मेल में भी और फीमेल में भी, कि मुंह पिचकू सा रह गया और हाथ पे फैल गए ऐसा, ठीक है।
कहा था अपन, हाँ, दे में कॉज अ गर्ल टू फील क्लमजी, उसकी वजह से थोड़ी गर्ल्स को लगता हो सकता है क्लमजी लगता हो, बेल्स को तो नहीं लगता है वैसे, खैर जहाँ तक मुझे पता है, बताना है मुझे, ठीक है। फीमेल्स को क्लमजी लग सकता है, तो ये एनसीडी बताना चाहती है कि आपको क्लमजी फील नहीं करना, अजीब फील नहीं करना। एज दी प्यूबर्टी हार्मोन इंक्रीज, देखो जैसे जब हार्मोन इंक्रीज होंगे प्यूबर्टी के टाइम पे जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट होना इंक्रीज होंगे, वैसे ही ऑयलिंग जो है, हमारी जो स्किन है वो थोड़ी और ज़्यादा ऑयली होने लगेगी, स्वेटिंग मतलब आपको चिड़चिड़ा सा लगने लगेगा, और भी ज़रा आपके अंदर हार्मोनियल चेंज होंगे, आपका फिजिकल चेंज होंगे, केमिकल चेंज होंगे, मेंटल चेंज होंगे, और चिड़चिड़ापन लगेगा, आपके जो ब्लीडिंग स्टार्ट होनी चालू हो जाएगी। ब्लीडिंग मतलब क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। मेनार्क जो होती है ना, मेनार्क मतलब क्या कि जब आप 12-13 की एज में आपकी जो क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है वो, ठीक है। और मेनोपॉज जब आपकी 45 की एज में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ना वो बंद हो जाता है वो, ठीक है। जो पूरी साइकिल होती है वो कहलाती है 28 डेज की जो साइकिल होती है वो कहलाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की, अप्रॉक्स 28 डेज। आ जाओ, हाउ डज द एम्ब्रियो नरिश्ड इनसाइड द मदर बॉडी, देखो मदर की जो बॉडी है वो वहाँ पे देखो एक स्पेशलाइज्ड, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, देखो फीमेल की जो ओवरी होती है वो दो तरह के हार्मोन निकालती है, एक तो होता है ईस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन हमारा काम आता है प्रेगनेंसी है उसके टाइम पे, ठीक है। ये इसी की मदद से, और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं उनकी मदद से ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, और वो एक ट्यूब से जुड़ी हुई होती है अम्बिलिकल कॉर्ड जाती है जो बेबी है उसकी बॉडी तक, और फिर वहाँ से बेबी की बॉडी तक सारी न्यूट्रिशन पहुँचाना, सारे वेस्ट मटेरियल को लेना और ऑक्सीजन पहुँचाना, ये सभी चीज़ें होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो कि प्लेसेंटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्लेसेंटा टिश्यू है और अम्बिलिकल कॉर्ड एक ट्यूब है, ठीक है। यूजिंग कॉपर टी इट इज़ हेल्पफुल, देखो कॉपर टी जो होती है फीमेल की ओवरी के अंदर प्लेस की जाती है और ये सर्जरी के थ्रू प्लेस की जाती है, और इसमें 5 से 6 साल मिनिमम रखते हैं, ठीक है। और ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये प्रेगनेंसी रोकने का, जब तक कॉपर टी ना निकली है तब तक, ठीक है। नॉट परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, बट ये कुछ टाइम के लिए परमानेंट सॉल्यूशन बन जाता है, 5 से 6 साल के लिए, ठीक है। नॉट इट इज़ प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेगनेंसी ओनली, दो ये हमें एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो ये सिर्फ प्रेगनेंसी को रोक सकता है, कैसे कि कॉपर टी जो होती है अपने कॉपर के जो आयंस है उनको रिलीज करती है, जो कि स्पर्म को मार देते हैं, अगर मार भी नहीं पाते ना तो स्पर्म को फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते एग के साथ, ठीक है। बट ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो है, जो सेक्स के टाइम पे जो डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है उनको नहीं रोक सकता है, कौन, कॉपर टी, ओके। एक ही मेथड है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ को रोक सकता है, बैरियर प्रोडक्शन मेथड, ओके। बाकी कोई मेथड, चाहे ट्यूब हो, चाहे वो कोई टैबलेट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ये चाहे कॉपर टी हो, वो नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ बैरियर प्रोडक्शन मेथड, ओके। मुक्ति का मार्ग, हेरिडिटी के लिए मुक्ति का मार्ग, देखो मैं हूँ आपका शिक्षक, मेरे पास आके आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति आपको होने वाली है, आपकी बायोलॉजी कंप्लीट होने वाली है, 2 चैप्टर आपके और बचे हैं, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि आज और कल में ही केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की वीडियो अपलोड कर दूँ। और सुनिए, जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम, उसके 3 दिन या फिर 2 दिन पहले, या फिर कम से कम कोशिश करूँगा कि 2 दिन पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, किस चीज़ की, देखो 1 शॉट पूरी बायोलॉजी का समझाने वाला, एक्सप्लेन करने वाला, 1 शॉट पूरी फिजिक्स का, और 1 शॉट पूरी केमिस्ट्री का, ठीक है। और साथ ही साथ 1 शॉट पूरी ये सारे जो बायोलॉजी का द्वार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और 1 शॉट पूरी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, और 1 शॉट पूरी कौन सा बच गया, फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 6 वीडियोस आपके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपके लिए 6 वीडियोस, कम से कम एक वीडियो बनाने में 2-3 घंटे लगेंगे, ठीक है। ऐसे आपके लिए 2 दिन पहले ही मैं आपकी 6 वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे से हो जाएँ, समझ गए ना। एक्सप्लेन करने वाली वीडियो भी 1 घंटे की वीडियो आएगी, पूरे सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर देगी, और फिर उसी सब्जेक्ट के लिए 1 और घंटे की वीडियो आएगी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, समझ गए ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हेरिडिटी करते हैं फिलहाल तो, ठीक है। 4th चैप्टर हमारा हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इफ़ अ ट्रेट एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन सेक्सुअली प्रोड्यूस,
सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसी, ठीक है। 10% पॉपुलेशन के अंदर जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती हैं उनके अंदर एक कोई ट्रेड है, ठीक है। और वही ट्रेड अगर बी, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेड बी है हमारा दूसरा ट्रेड ए, और ट्रेड बी एग्जिस्टिंग इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, यानी 60% पॉपुलेशन जो है वही सेम पॉपुलेशन, उसके अंदर 60% कोई ट्रेड है। जैसे कि मान लो 10 लाख लोग हैं, उनमें से 10% लोगों के अंदर आँखों का कलर रेड है, ठीक है। और एक कोई ट्रेड बी है, यानी नाक का शेप पकौड़े जैसा, ठीक है। तो 60% जो लोग हैं वही सेम पॉपुलेशन 10 लाख लोग, उनमें से जो 60% लोग हैं उनकी नाक पकौड़े जैसी है, समझ गए ना। कोई एक ट्रेड है जो कि 10% है और एक ट्रेड है जो कि 60% है, ठीक है। विच ट्रेड इज़ लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, देखो कौन सा ट्रेड आएगा। देखो जो ट्रेड बी है उसके ज़्यादा चांसेस है कि आने की, हैंस इट कैन बी कंक्लूड दैट ट्रेड बी जो है दैट एग्जिस्ट 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, जो कि 60% पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, हैज़ अराइजन अर्लियर देन ए, ठीक है। वो पहले आएगा, हो सकता है ए वाला भी आ जाए बट बी वाले के चांसेस ज़्यादा हैं आने के, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं अपन इसको, ग्रेगोर मेंडल के द्वारा दिया गया था। आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारे लॉस करता हूँ, चलो ठीक है, आपकी डिमांड है कर देता हूँ एक्सप्लेन। चलो पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद कर दूंगा, हाँ कर दूंगा, अभी करूँगा, ठीक है। हाउ डज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीसी प्रमोट सर्वाइवल, देखो ये क्वेश्चन अपन 2 बार देख चुके हैं पिछले चैप्टर में, फिर से देख रहे हैं। वेरिएशन इम्प्रूव्स द सर्वाइवल रेट ऑफ द स्पीसी एज इट हेल्प इन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट बेस्ड एंड अल्टरनेटिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। वही बात है कि इन्वायरमेंट की जो चेंजेस हो रहे हैं, जो कंडीशन बदल रही हैं, जो बदलाव हो रहे हैं पृथ्वी के अंदर, उन सारे चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए वेरिएशन जरूरी है, ठीक है। वॉट डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, देखो मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसे शो करता है कि कोई भी ट्रेड डोमिनेंट है और रिसेसिव है। देखो व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स आर ब्रॉट इन, आपको इसके लिए हमारा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसको समझना पड़ेगा, आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को, और वो वाले जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसको भी। हाउ डज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ये भी आपको आगे समझ में आएगा। जो समझाता हूँ, रुक जाओ। हाउ सेक्सुअल चाइल्ड, चलो समझाता हूँ, एक सेकेंड। आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है, आधे घंटे की वीडियो अपलोड करी थी मैंने, आप उसको जाकर देख सकते हो। चलो तो पहला लॉ क्या है, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, देखो पेरेंट हमारे ये रहे प्योर टॉल और प्योर ड्रॉप, ठीक है। गैमेट्स बनाए इन्होंने अपने, और इन्होंने फर्स्ट जनरेशन बनाई, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन जो बनाई ना, यहाँ पर देखो ये टॉल था, ये ड्रॉप था, जो डोमिनेंट वाला जो कैरेक्टर था वो आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड, जब अपन फर्स्ट जनरेशन का सेल्फिंग करेंगे, ठीक है, सेल्फिंग कराएंगे तो जो हमारी जनरेशन बनेगी उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो वाली हमारी टॉल वाली बने। देखो यहाँ पर भी जो हमारा डोमिनेशन, जो हमारा कैरेक्टर जो डोमिनेंट वाला था वो ज़्यादा आया। देखो टॉल वाला कैरेक्टर हमारा डोमिनेंट है इसलिए वो 3 बार आया है, और डॉफ वाला कैरेक्टर हमारा रेसेसिव है तो वो 1 बार आया है। मतलब क्या है कि देखो 2 एली प्रेजेंट इन ज़ायगोट, 1 वू एक्सप्रेस द ट्रेट आर डोमिनेंट, एंड जिसका ट्रेट नहीं देखा जाता वो रेसेसिव होता है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि रेसेसिव वाली एली एग्जिस्ट ही नहीं करती, हो सकता है वो हमारा हेड, कौन सा वाला, हाँ हेटरोज़ाइगस कंडीशन हो सकता है वहाँ पे डोमिनेंट वाले ने अपने आप को दिखा दिया हो, और रेसेसिव वाले की एब्सेंस, ऐसा नहीं होता कि रेसेसिव वाले की एब्सेंस हो, ठीक है। रेसेसिव नो डाउट कि रेसेसिव वाला अपने आप को दिखा नहीं पाया, बट इसका मतलब है नहीं कि वो प्रेजेंस ही नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेट बन रहा होता है 2 एली होते हैं, एक एली एरा एक एली एरा, वो सेपरेट होते हैं 2 अलग अलग गैमेट्स में। ये वाला एली इधर गया, ये वाला एली इधर गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला एली इधर गया, 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 ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ईच पेयर ऑफ एली सेपरेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ये तो मैंने पढ़ा था। दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग नन। देखो इसका कैरेक्टर क्या है, येलो, इसका कैरेक्टर और राउंड भी है, येलो डोमिनेंट वाला है, राउंड भी डोमिनेंट वाला है, रिंकल रेसेसिव वाला है, राउंड और ग्रीन भी रेसेसिव वाला है। देखो मतलब मेरा ये है, देखो अगर मान लो इसके पास येलो के साथ येलो डोमिनेंट वाला है, इसके साथ कोई रेसेसिव वाला होता, और ग्रीन रेसेसिव वाला है, इसके साथ कोई डोमिनेंट वाला होता, तब भी देखो, तब भी क्या होता, देखो
तभी होता क्या होता है देखो, अगर ये डोमेट वाला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने जो रिसेसिव वाला है उसको भी साथ लेके जाएगा, इंडिपेंडेंटली होगा। मतलब क्या, अगर ये डोमेट वाला गया कैरेक्टर तो ऐसा मतलब ये नहीं कि डोमेट वाले के साथ में जो रिसेसिव वाला है वो भी चला जाएगा, इंडिपेंडेंटली होगा, ठीक है। जो दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग नन, यानी जो जो डोमेट वाला है यानी येलो वाला है, डोमेट वाला है वो चला गया, ठीक है, वो चला गया, वो वाला कैरेक्टर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो रेसेसिव वाला है वो नहीं आएगा, चाहे उसके साथ डोमेट वाला क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे डोमेट वाला है, रेसेसिव वाला है, रेसेसिव वाला है वो चला जाएगा बट डोमेट वाला नहीं जाएगा, सॉरी डोमेट वाला चला जाएगा, डोमेट वाला चला जाएगा बट रेसेसिव वाला नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर ना। चलो इसको समझना है। देखो ये दोनों डोमेट वाले हैं, ये दोनों रेसेसिव वाले हैं, दोनों कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल आर, ठीक है। गेमेट्स बनाओ, क्रॉस कर दिया, फर्स्ट जनरेशन क्या आई हमारी, ये आ गई, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इसकी सेल्फिंग कराएंगे, हेटरोजाइगस वाले जो हैं दोनों, ये भी हमारा हेटरोजाइगस येलो और ये भी हमारा हेटरोजाइगस राउंड। ये क्या था हमारा, प्योर येलो और प्योर राउंड, प्योर रिंकल और प्योर ग्रीन और प्योर रिंकल। ये हमारा क्या है, ये हेटरोजाइगस येलो और ये वाला हेटरोजाइगस राउंड, ठीक है। अब इनका अपन सेल्फिंग कराएंगे तो पेरेंट्स क्या ये रहे, गेमेट्स बन गए हमारे, ये रहे और गेमेट्स ये रहे, अब इनका स्क्वायर ये बन गया, ठीक है, ठीक है। और सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर, देखो जब आप ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हमारी स्पर्म सेल है और जो हमारी ह्यूमन बींग्स की सारी सेल्स कौन सी है, डैप्लॉइड सेल्स हैं। डैप्लॉइड से मतलब क्या है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज होती हैं। हैप्लॉइड सेल्स जिसके अंदर क्रोमोसोम की 1 कॉपी होती है, डैप्लॉइड सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती हैं। अब ह्यूमन बींग की जो सारी सेल्स हैं वो सारी डैप्लॉइड सेल्स हैं, यानी उनके अंदर क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी है, ठीक है। बट एक्सेप्शन है यहाँ पर, क्या एक्सेप्शन है कि ह्यूमन बींग की जो गैमेट सेल जैसे कि स्पर्म सेल हो गई और ओवा सेल हो गई, वो हैप्लॉइड सेल्स हैं, यानी उनके अंदर क्रोमोसोम की 1 कॉपी है। क्यों है, क्योंकि वो नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्योंकि ये सिंगल सेल वाले जो गैमेट्स हैं आपस में मिलेंगे और एक हैप्लॉइड एक बनाई सिंगल सेल, एक और सिंगल सेल बनाएंगे, क्या नाम है उसका, जायगोट सेल। जायगोट हमारी क्या है, सिंगल सेल है, ठीक है। बट जायगोट के अंदर जो हमारी ये हमारी स्पर्म और ओवा दोनों क्या थी, हमारी स्पर्म और ओवा हमारी क्या थी, क्या बोलते हैं, हाँ हैप्लॉइड सेल्स थी, यानी 1 पेयर ऑफ कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है। बट जब ये आपस में मिलेंगी और जायगोट बनाएंगी तो जायगोट हमारा एक डायप्लॉइड सेल होगा, यानी एक क्रोमोसोम यहाँ से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन गए जायगोट के अंदर, ठीक है। जायगोट हमारा क्या हो गया, एक डायप्लॉइड सेल हो गया, ओके क्लियर ना। अब देखो 23rd जो पेयर होता है जायगोट के अंदर वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। जायगोट के अंदर 23 पेयर हैं, ठीक है। 23rd पेयर जो होता है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। उसमें जो भी क्रोमोसोम होंगे वो डिसाइड करेंगे कि जो हमारी ऑर्गेनिज्म है उसका सेक्स क्या होगा। जैसे कि हमारा 3rd पेयर है हमारा XX, तो मतलब क्या है कि वो गर्ल बनेगी। 3rd पेयर है हमारा XY, तो मतलब क्या है वो बॉय बनेगा, ठीक है। अब देखो डिपेंड करता है कि मेल फीमेल के अंदर क्या होता है, XX होते हैं। फीमेल की जो ओवरी थी उसके अंदर X और X थे, ठीक है। और जो मेल का जो स्पर्म था उसके अंदर X और Y दोनों थे। अब मेल का स्पर्म अगर Y कैरी करते हुए फीमेल के X के साथ फर्टिलाइज होगा तो बनेगा हमारा क्या, XY, ठीक है। अगर मेल का स्पर्म X कैरी करते हुए फीमेल की XY के साथ फर्टिलाइज होगा तो बनेगा XX, यानी गर्ल, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका पुनीत स्क्वायर देखो XX और XY करो फर्टिलाइज, X बन गया XX, X और X बन गया XX, Y X बन गया XY, Y X बन गया XY, ठीक है, क्लियर। हाँ चलो, हाउ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। देखो व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स, जैसे कि ये रहा राउंड और ये रहा हमारा रिंकल, देखो दोनों कंट्रास्टिंग फैक्टर हैं, ठीक है। एक हो गया टॉल, एक हो गया डॉफ, यानी दोनों कंट्रास्टिंग फैक्टर हैं, ठीक है। वन फैक्टर दैट अपेयर मोर अदर, जो दूसरे के ऊपर चढ़े आता है, यानी दूसरे को दबा देता है। वन विच इनहेबिटेड इज द डोमिनेंट, और जिसको अपने इनहेरिट करना जो कि कैरेक्टर आया वो होता है डोमिनेंट वाला, और जो नहीं आ पाया वो होता है रिसेसिव वाला, ठीक है। व्हेन डज मेंडल एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। देखो व्हेन 2 पेयर अ ट्रेट वर कंसिडर, देखो दो तरह के ट्रेट कंसिडर करें। एक बार में पहले 2 तरह के ट्रेट कंसिडर करे थे। एक तो कलर हो गया, चाहे वो येलो और ग्रीन, एक शेप हो गया राउंड और रिंकल, ठीक है। 2 तरह के अपन ट्रेट एक साथ कंसिडर करें, इसको अपन कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें अपन एक साथ में 2 कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। ईच ट्रेट एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली ऑफ दी अदर, यानी जो डोमेट वाला था डोमेट वाला आ गया, इससे जो डोमेट वाला था वो वाला आ गया, और इससे जो डोमेट वाला था वो आ गया, ठीक है।
इंडिपेंडेंटली आए, ये अपने रिसेसिव वाले को लेकर नहीं आया और ये अपने रिसेसिव वाले को लेकर नहीं आया, दोनों डोमिनेंट वाले थे, दोनों आ गए, ठीक है। बिकॉज ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर विल पास मोर चांसेस, ज़्यादा चांसेस क्या है, डोमिनेंट वाला ही पास होता है इसलिए, ठीक है। रिसेसिव वाला हो जाता है कभी कभी क्योंकि वो प्योर डॉ वाली कंडीशन भी हो सकती है, जब है ना दोनों के दोनों रिसेसिव वाले हो, ठीक है। बट ज़्यादातर अपने जो अगर हेटेरोजाइगस है तो वहाँ पे डोमिनेंट वाला आएगा, और प्योर टॉर वाली कंडीशन है यानी प्योर डोमिनेंस वाली कंडीशन है, जो होमोजाइगस में भी हमारी प्योर कंडीशन है डोमिनेंट वाले के लिए, तो आएगा हमारा डोमिनेंट वाला, ठीक है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं कि हमारा डोमिनेंट वाला वो आएगा, एंड रिसेसिव आर नॉट बॉन्ड टू गो विथ द डोमिनेंट्स, ठीक है। और रिसेसिव वाला बॉन्ड नहीं कि वो डोमिनेंट वाले के साथ ही आ जाएगा, ठीक है, डोमिनेंट वाले के साथ जाएगा ही, ऐसा। हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन, देखो जो मेल का गैमेट है, स्पर्म है, वो अगर एक्स को कैरी करता है और फर्टिलाइज होगा एक्स के साथ तो बनेगा एक्स एक्स यानी गर्ल। अगर मेल का गैमेट वाई के साथ कैरी करते, मेल का गैमेट जैसे कि स्पर्म वाई को कैरी करके एक्स के साथ फर्टिलाइज होगा, बनाएगा एक्स वाई यानी बॉय, ठीक है। 50-50 चांस होते हैं कि बॉय बनेगा या फिर गर्ल बनेगी, ओके। अब इन्वायरमेंट देखो, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, यानी ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन, एक फूड चेन का एग्जांपल दो, एंड स्टेट डिफरेंट लेवल्स। देखो वेरियस स्टेप्स इन अ फूड और इकोलॉजिकल पिरामिड, देखो ऑन विच द ट्रांसफर ऑफ फूड या फिर एनर्जी बोलो टेक प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल। देखो ट्रॉफिक लेवल मतलब क्या होता है, देखो एक लेवल है ये रहा, एक स्टेज है ये रही, एक स्टेज ये रही। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को एनर्जी या फिर फूड ट्रांसफ़र करते हैं। देखो ये खाएगा इसको और ये इसको, इसने खाया था इसको, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, और वो इकोलॉजिकल पिरामिड या फिर वो फूड चेन जिसमें अपन अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे को खाते हैं और पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं, उसमें जो लेवल्स होते हैं उसको अपन कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। नहीं आया समझ, देखो वेरियस स्टेप इन फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड एट विच ट्रांसफ़र ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस। देखो अलग अलग स्टेप्स हैं जिनमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एक ये रही स्टेप, एक स्टेप ये रही, एक स्टेप ये रही। फूड ट्रांसफ़र यानी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, वो कहलाता है हमारा ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है, एक ये लेवल, एक ये लेवल, एक ये लेवल, ठीक है। लेवल देख लेना क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखो पहले फूड चेन का, ग्रीन प्लांट हो गया, उसको खाते हैं टिड्डे, टिड्डे को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है ईगल, ठीक है। टिड्डे को अपन इसे ऐसे लिखते हैं। आप ये देखना एग्जांपल देखो, घास को खाया डियर ने और डियर को खाया टाइगर ने, छोटा सा है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है, ये लिख देना आप, ठीक है। अब देखो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स कौन कौन से हैं, देखो। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी एनर्जी थी उसका 10% ही ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं इस टिड्डे ने खाया प्लांट को, तो प्लांट की जो एनर्जी थी उसका 10% ही ट्रांसफ़र होगा, और जो स्नेक थी उसको जो टिड्डे के अंदर एनर्जी आई उसका 10% मिलेगा, समझे ना, हाँ। तो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स कौन कौन से देखो, पहला है हमारा ऑटोट्रॉफ्स यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फर्स्ट लेवल है हमारा ये प्राइमरी, यानी इसको अपन कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं उनको अपन कहते हैं प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट लेवल ऑफ अवर ट्रॉफिक लेवल, इसके अंदर आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं कुछ, ठीक है, मेक देयर ओन फूड, ठीक है। सेकेंड लेवल हमारा है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सबसे छोटे कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि हमारे टिड्डे हो गया एग्जांपल, ठीक है। और ये हमारे जो होते हैं ज़्यादातर हर्बीवर्स यानी ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले, ठीक है। वेजिटेरियन कंज्यूम देखो ये प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं, ठीक है, टिड्डे। थर्ड हो गया हमारा, थर्ड लेवल हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर यानी स्नेक, ये कार्निवर्स होते हैं, ये जानवर घास भी खाते हैं और नहीं, ये हमारे मांस को खाते हैं यानी मीट को खाते हैं, ठीक है, मीट को खाते हैं, नहीं सॉरी ओमनिवर्स हो सकते हैं, यानी ये घास भी खा सकते हैं और यानी ये वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, ओमनिवोरस, ठीक है, कार्निवोरस नहीं ओमनिवोरस, ठीक है। और अगला आएगा हमारा टॉप कार्निवोरस, ठीक है, स्नेक होते हैं और जो कि कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर को या फिर प्रोड्यूसर को भी, ठीक है, ये होते हैं ओमनिवोरस। अब फोर्थ आ गए हमारे कार्निवोरस, ठीक है, जैसे कि ईगल, ये हमारा फोर्थ लेवल होता है, ट्रॉफिक लेवल फोर्थ लेवल। इसको बन कहेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स, जो कि कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर को, इसमें फिक्स है कि कंज्यूमर को ही कंज्यूम करेंगे, यहाँ पे फिक्स नहीं था, यहाँ पे शायद वो प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम कर लें या वो
प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर लें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसलिए अपन कहेंगे इनको ओमनीवोरस, ये होंगे हमारे कार्निवोरस। क्लियर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम? ये किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन टू द एटमोसफेयर। देखो ये अपने जो न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका रिसाइकल करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को, और अपना खुद का खाना बनाते हैं। कौन? बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज, हाँ, पुराने जो प्रोकार्टिक सेल्स वाले बैक्टीरिया हैं वो, ठीक है। डिकम्पोजर्स मेन आपका इनका काम ये है कि ये जो डेड और डिके जो पड़ा हुआ है पूरे एनवायरनमेंट में, उसको हटा के खुद खा के उसको क्लीन करते हैं। कहाँ पर रहते हैं? डेड और डिके जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। ऐसे आप पॉइंट्स बना के लिख देना। ये रोल इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेड और डिके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खा के एनवायरनमेंट को क्लीन करना, ठीक है। वाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल? देखो, कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। क्यों? देखो, बिकॉज जो डिकम्पोजर्स के द्वारा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खाए जा सकते हैं वो होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं खाए जा सकते, जो अपन क्लीन नहीं कर सकते, जो कि हमेशा के लिए प्रेजेंट हैं, लगभग हमेशा के लिए, वो होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक। हाँ, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। देखो, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब आपको बताना है अच्छी चीज़ कैसे हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल अच्छे होते हैं क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में को ख़राब नहीं करते हैं, और ख़राब करते भी तो अपन इनको माइक्रोब्स की मदद से या फिर अपन इनको डिकम्पोजर्स की मदद से डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। अब इनकी खराबी बताओ, ये हमारे इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। देखो, दो इनकी अच्छाई है, मैंने आपको एडवांस में आपको अच्छाई बताई है इनकी। क्या? दे कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, खुद डिकम्पोज होके, और एनहेंस करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को, ओके। जैसे कि खाद हो गई, इनकी फर्टिलिटी को अच्छा करते हैं। अब देखो, जैसे गोबर हो गया ये, ठीक है। अब डिकम्पोजर्स ऑफ नहीं, अच्छा, इनकी बुराई क्या है, जो अपना आंसर क्या है इसका? देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज अकम्पनीड बाय फॉल स्मेल इन विच इज स्प्रेड इन द इन्वायरमेंट। देखो, जो ख़राब सी स्मेल निकलती है, जैसे अपन इनको डिकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को, वेस्टेज को, इनके अंदर से एक बहुत ख़राब स्मेल आती है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए ख़राब होती है और हमारे इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करती है, ठीक है। वो स्मेल हो गया एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स ब्रीड ऑन गार्बेज, एंड जो कि डिजीज़ फॉर्म करते हैं टाइफॉइड और क्लोरेरा। देखो, जो अपन वेस्ट रिसाइकल कर सकते हैं, वो वेस्ट भी क्या करता है? कुछ डिजीज़ बनाता है। कौन कौन सी? टाइफाइड और कोलेरा, ठीक है। ये हो गए इनके दो पॉइंट जिनके द्वारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वेस्ट्स हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। अब देखो, गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसके बारे में बताओ। देखो, दे कॉज सॉयल, एयर एंड वाटर पॉल्यूट, ठीक है। जो सॉयल है, जो एयर है और जो वाटर है, जो एटमोसफेयर है, पूरा उसको ख़राब कर देते हैं। दे कॉज मैनी डिजीज़ लाइक, जैसे कि बहुत सारी डिजीज़ फॉर्म करते हैं। और ये और चीज़ करते हैं क्या? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, यानी जो अपन टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स एनी इकोसिस्टम? देखो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैंने खुद देखा है इस क्वेश्चन कई बार। आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको आता भी है, इजी क्वेश्चन है, समझो इसको अच्छे से। व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स एनी इकोसिस्टम? देखो, ओजोन इज़ अ गैस मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। O3 होती है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला O3 है, O3, ठीक है। ओजोन वो लेयर है जिसके अंदर 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, वो गैस है, ठीक है। इट इज़ एन हजार्डियस गैस दैट इज प्रेवलेंट हाई अप इन दी एटमोसफेयर। देखो, जो हमारे एटमोसफेयर में कई अधिक मात्रा में है, और वो एक हजार्डियस गैस है जो कि हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब गैस है वो, ठीक है। बट वो हमारे अर्थ के टॉप एटमोसफेयर में है, यानी हमारी जो टॉपोस्फेयर है उसके भी ऊपर है शायद, लिथोस्फेयर है उसके ऊपर है शायद, ऐसे कुछ है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। शायद वो हमारी जो 4th लेयर है उसके ऊपर है शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ठीक है। बट हमारी 2nd या फिर 3rd लेयर के ऊपर ही होती है ओजोन लेयर। इट
इन अर्थ एटमोसफेयर इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेज, जो कि देखो बहुत ज़्यादा खतरनाक रेज होती हैं। जो सन से हमारी बहुत सारी रेज आती हैं। जो वाइट लाइट आती है अपन उसको कन्वर्ट कर देते हैं 7 डिफरेंट कलर की लाइट में। ओके, हमारी जो आंखें होती हैं वो। ओके, अब उससे अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, गामा रेज आती हैं, बीटा रेज आती हैं, अल्फ़ा रेज आती हैं, अलग अलग तरह की रेज आती हैं हमारी सन से। ठीक है, उनमें से एक होती है हमारी यूवी रेज, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली रेज होती हैं, जो कि हमें हमारी स्किन को ख़राब कर सकती हैं, स्किन कैंसर कर सकती हैं। डायरेक्टली अगर हमारी आंखों में पड़ गई तो वो मोतियाबिंद जैसी चीज़ें कर देगी, यानी आंखों को धुंधला कर देगी। ठीक है, एंड इम्पेयर्स आवर इम्यून सिस्टम, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, डिफेंस हमारे इम्यून सिस्टम में उसको कौन बनाती है? डब्ल्यू जो हमारे ब्लड के अंदर होती है ना, देखो आर बी सी डब्ल्यू प्लेटलेट्स और क्या है, और एक और चीज़ होती है, और प्लाज्मा। ठीक है, तो देखो जो डब्ल्यू हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती हैं और उसको हार्म कर देगी बहुत ज़्यादा यूवी रेस। ठीक है, हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम? कौन से इकोसिस्टम को अपन एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा जो एक इकोसिस्टम है प्लांट्स का, उसको अफेक्ट करती हैं, क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एंड गिव एनी 2 मेथड्स? देखो आपके लिए बहुत सारे दिए हैं, आप इनमें से 2 अच्छे से देख लेना। प्रोडक्ट्स को आप बल्क में बाय करो, एक एक करके मत खरीदो। बड़े बड़े पैकेट्स लो प्रोडक्ट्स के, जैसे कि हमारा एक होती है 5 रुपये की मैगी, और एक नहीं 12 रुपये की होती है, और एक होती है बड़ा वाला पैकेट, तो बड़ा वाला पैकेट खरीद लो आप। ठीक है, ऐसे पैकेजिंग का कम, इससे पैकेजिंग कम हो गई है। और सेकंड वे है झोलों का इस्तेमाल करो इन दी प्लेस ऑफ पॉलीथीन वगैरह। ठीक है, अब ये देखो आपकी बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स आधे आधे घंटे की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप जगह देख सकते हो। बायोलॉजी के सारे सब्जेक्ट के भी, साइंस के, सोशल के सभी चैप्टर्स के भी। ठीक है, और 1 शॉट की वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी आगे जाकर पेपर के पहले। ओके, पेपर के पहले। और फिजिक्स की वीडियो आने वाली है, और रात तक मैं केमिस्ट्री की वीडियो भी बना लूँगा, फिर अपन अपलोड कर देंगे परसों तक। ओके, वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।